तो प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड के आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से विज्ञान के मॉडल पेपर को, जिसमें आज हम आपको विज्ञान के मॉडल पेपर संख्या 5 बताएंगे। इसके पहले हम आपको 4 मॉडल सेट विज्ञान का ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो चलिए हम 5वां मॉडल पेपर आज इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलेंगे, और जो भी स्टूडेंट जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं आपको साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जल्दी से आप लोग नीचे लाइव चैट में आ जाइए और एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, यानी कि वर्चुअल होता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण में किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, कि समतल दर्पण से, कि उत्तल दर्पण से, कि सब प्रकार के दर्पण से। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि हमेशा अवतल दर्पण से ही किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, कि उल्टा होता है, कि तिरछा होता है, कि औंधा होता है। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है, कि दृष्टि पटल के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है, कि पश्चमाभि द्वारा, कि परितारिका द्वारा। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चमाभि द्वारा हमेशा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस में। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभि द्वारा किया जाता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में कौन से रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। बताइए लाल, कि हरा, कि पीला, कि बैगनी। तो बताइए 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 5वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। 5वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। कांच की सिल्ली का, कि बी नंबर ऑप्शन है कि अवतल दर्पण का, कि सी है उत्तल दर्पण का, कि डी नंबर ऑप्शन है प्रिज्म का। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का ही उपयोग होता है। ठीक है, जो प्रिज्म होता है वह कांच की एक सिल्ली होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग होता है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है। 100 वाट का एक बल्ब है जो कि 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। बताइए, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। 0.1 एम्पियर, की 0.4 एम्पियर, कि 2.5 एम्पियर, की 10 एम्पियर। तो 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 0.4 एम्पियर, 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। बताइए, हम आपको विद्युत धारा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं। परमाणु होता है, कि आयन होता है, कि प्रोटॉन होता है, कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, कोई विद्युत बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। बताइए,
क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है और इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितना होगा? 100 वाट की, 75 वाट की, 50 वाट की, 25 वाट। नौमा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नौमा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वाट। ठीक है, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितना होगा? 25 वाट हो जाएगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको विद्युत धारा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे। जब पार्टिकुलर हम विद्युत धारा चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। और देखिए सब वही क्वेश्चन विद्युत धारा से पूछा भी जा रहा है मॉडल पेपर में कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो हम आपको बताए थे कि बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, कि मैक्सवेल ने, कि एम्पियर ने, कि फ्लेमिंग ने। बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस चीज पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि प्रेरित विद्युत पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नंबर ऑप्शन है कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के हम आपको ऊर्जा बताए थे भूगोल में। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, की सौर ऊर्जा, की कोयले से प्राप्त ऊर्जा, की प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जस्ट 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। सीधे नवीकरणीय का उल्टा। बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, की सौर ऊर्जा, की पवन ऊर्जा, की विद्युत ऊर्जा। 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो जीवाश्म ईंधन होता है वह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक उत्तम ईंधन है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो कि एक उत्तम ईंधन है? ऑप्शन है कोयला, की लकड़ी, की पेट्रोलियम, की जैव गैस। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तम ईंधन होता है जैव गैस। ठीक है, 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता तथा अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस मुक्त होता है, यानी कि कौन सा गैस बनता है? CO2, की N2, की H2, की SO2। बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ठीक है, कोई तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तब यह तत्व कौन सा तत्व हो सकता है? बताइए उस तत्व का नाम क्या है? Ca, की C, की Si, की Fe। बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, Ca कहने का मतलब होता है कैल्शियम। ठीक है, 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 अभिक्रिया आपको बताया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से अपघटन की अभिक्रिया कौन है। पहला नंबर अभिक्रिया है कि NaOH प्लस HCl से बनता है NaCl प्लस H2O। बी नंबर अभिक्रिया है कि NH4CNO से बनता है H2NCO NH2। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है 2KCiO3 से बनता है 2KCl प्लस 3O2। और डी नंबर है H2 प्लस I2 से बनता है 2HI। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा कि 2KClO3 से बनता है 2KCl प्लस 3O2। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो अभिक्रिया है यह अपघटन की अभिक्रिया है। पहचानना है सिर्फ इसमें कि इसमें कौन अपघटन अभिक्रिया है। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, की NaOH, की K2SO4, की NH4OH। बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि K2SO4 जो है वह एक प्रकार का लवण है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
तो 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बताइए। FeO की Fe2O3 की Fe3O4 की FeS। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। 20 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो pH मान होता है वह कितने परास के बीच कार्य करता है? 6.0 से 6.8 कि बी नंबर ऑप्शन है 7.0 से 7.8 कि सी नंबर ऑप्शन है 2.1 से 3.8 कि डी नंबर ऑप्शन है 5.1 से 5.8। तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमारे शरीर का जो pH होता है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। 22वां नंबर क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में कि 24 कैरेट में कि 20 कैरेट में कि 12 कैरेट में? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए भी होंगे पहले कि शुद्ध सोना से कभी भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध सोना से कभी भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि जब आभूषण बनता है तो वह सोना 22 कैरेट का हो जाता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन की, पारा की, तांबा की, एल्युमिनियम? बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रोमीन होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर की, स्टील की, गन मेटल की, उपधातु? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो सोल्डर होता है वह सीसा और टीन का ही मिश्र धातु होता है, इसलिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? CH3OH कि C2H5OH कि C2H6OH कि C2H2OH? तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H5OH। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है, 25 लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? CH4 की, C2H4 की, सी नंबर ऑप्शन है C6H6 कि डी नंबर ऑप्शन है C3H8? तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। ठीक है, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? ठीक है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? CH4 की, C2H6 की, C3H4 की, C3H8? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि C3H4 का 3 आबंध होता है। आपसे ऑक्सीजन के बारे में भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन में कितने आबंध होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन में हमेशा 2 आबंध होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 आबंध किस में है? तो C3H4 में। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे, तो उसमें जो उदग्र स्तंभ होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है कि आवर्त कहा जाता है कि सी नंबर ऑप्शन है ऊपर रूप कहा जाता है कि डी है कोई नहीं? तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हमेशा वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह अम्लीय होता है, अम्लीय धातु की, क्षारीय धातु या क्रिय गैस की, मिश्र धातु? बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में हमेशा क्षारीय धातु होते हैं। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 की आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? H की, He की, CO2 की, Cl2? तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, He यानी कि जो हीलियम होता है वह आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया यानी कि तंत्र को क्या कहते हैं?
पाचन तंत्र की तंत्रिका तंत्र के परिसंचरण तंत्र के उत्सर्जन तंत्र। 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है वह उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से निकलता है। 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है। एक कृत्रिम वृक्क होता है जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर किस प्रक्रिया के द्वारा निकालता है। ऑप्शन ए है कि पुनरावशोषण विधि के द्वारा, कि निस्यंदन विधि के द्वारा, कि आस्तर विधि के द्वारा, कि अपोहन विधि के द्वारा। 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 32 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अपोहन विधि के द्वारा। एक कृत्रिम वृक्क होता है जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर अपोहन प्रक्रिया द्वारा निकालता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर की, अग्नाशय की, अंडाशय की, एड्रीनल। 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, बताइए। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ध्यान रखिएगा ग्वाइटर अथवा जो घेघा रोग होता है वह हमेशा गला में होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वाइटर रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा गला को, और घेघा भी गला को ही प्रभावित करता है। दोनों ग्वाइटर को ही घेघा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्वाइटर अथवा जो घेघा रोग होता है वह हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी के कारण से होता है? चीनी की कमी के कारण, की आयोडीन की कमी के कारण, की रक्त की कमी के कारण, की मोटापा से होता है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा हमेशा आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि अच्छे किस्म का नमक खाना चाहिए। जो टाटा का होता है नमक वो अच्छे किस्म का नमक होता है, इसलिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। चाहे हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ टाटा ही खाइए, कोई भी ब्रांड खाइए, बस उसमें आयोडीन होना चाहिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में, कि मटर में, कि शैवाल में, कि प्लाज्मोडियम में। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, की अपारगम्य झिल्ली, की अर्धपारगम्य, की इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, कि लैमार्क ने, कि मेंडल ने, कि ग्रिफिथ ने। बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। याद रखने का ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, ज से जीन होता है और ज से जॉनसन होता है, तो जीन शब्द यानी कि जॉनसन ने प्रस्तुत किया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि जो मलेरिया उत्पन्न करता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपको बताना है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, कि गंदा जल में, कि मीठा जल में, कि इनमें से सभी। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है वह हमेशा साफ जल में पनपता है। आप लोग जानते होंगे कि मच्छर जो होता है वह गंदा जल में पनपता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह हमेशा साफ जल में पनपता है। ध्यान रखिएगा 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूखे घास पत्ते, की पॉलीथीन गैस, की रबड़, की प्लास्टिक की बोतलें। 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सूखे घास पत्ते होते हैं वह एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, कि अपघटक कहलाते हैं, कि उपभोक्ता कहलाते हैं, कि आहार श्रृंखला। 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा हमेशा 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 5 में देखना था। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको इसमें बताए कुल 40 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए
आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।